हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हम क्लास 9 के सिविक्स के चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के अंदर जो टॉपिक है हमारा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस पर बात करेंगे। राइट, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो है एक ऐसा ग्रुप, राइट, जिसमें क्या है, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। राइट, इसके बाद अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन तो गई, तो कौन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कहाँ थे, ये भी तो हमें देखना है। या उन्होंने हाउ डिड दे मेड इट, उन्होंने किस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ये सारा कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुए। राइट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुए। अब आप ये बोलोगे कि उस समय तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी थी ही नहीं, तो इलेक्शन जैसा प्रोविजन कहाँ पर आ गया? ठीक है, या कि मतलब हम लोगों के यहाँ तो अभी इंडिपेंडेंट हुए नहीं थे, तो फिर कैसे आ गया? तो ये आपको हमने अपने पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने हमें इतनी मतलब रिलैक्सेशन दे दिया था कि उन्होंने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शन करवाने शुरू कर दिए थे स्टेट वाइज। तो ये जो स्टेट में इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है, जो स्टेट में इलेक्शन हो रहे थे, वहां से जो रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे, वो रिप्रेजेंटेटिव को भेजा गया। अलग अलग स्टेट से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन किया। मतलब कि सारे अब अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो इलेक्शन हुए थे वो उसमें आने वाले कौन थे? इलेक्टेड मेंबर्स थे या रिप्रेजेंटेटिव थे, उन लोगों ने यहाँ पर भेजा था 1946 में। जैसे कि किसी स्टेट में हुआ, आपको ऐसे समझा देते। वैसे तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि किस तरह से प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शन जो होते थे, उसमें क्या था, ब्रिटिशर्स ने हमें पूरी तरह से वो दे दी थी, छूट दे दी थी कि हाँ भाई, अब आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं या जो भी है। तो उसमें क्या हुआ था, हमारे इंडियंस भी खड़े होते हैं इलेक्शन में। तो जो हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव उसमें वहां पे इलेक्ट किया था, उस समय हालांकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी, वुमेन्स को वोट देने का राइट नहीं था, हर किसी को वोट देने का राइट नहीं था, कुछ लोग ही वोट को कास्ट कर सकते थे। तो उसी में से जो मेंबर्स इलेक्ट हुए थे, उन्हीं को हमने यहाँ पर भेजा था, जो जुलाई 1946 में हुए। अब इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, अब यहां से कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो जाता है। 1940 दिसंबर 1946 से आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब हुआ क्या था यहाँ पे, देखो, दिसंबर 96 से कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया। अब क्या होता है, उसी समय क्या हुआ था कि 1947 में, ठीक है, आजादी से पहले हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो मतलब असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार हो गई थी, और इनकी फर्स्ट मीटिंग में इन्होंने इस पे वर्क करना भी शुरू कर दिया था 1946 में। राइट, अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि 1947 में इंडिपेंडेंस से पहले ही इंडिया का क्या हो गया था? डिवीजन हो गया था। ठीक है, डिवाइड हो गया, इंडिया पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमने पहले भी बताया था कि जिन्ना जी ने मांग करी थी कि नहीं भाई, हमें हमारा अलग मुल्क चाहिए। ठीक है, तो वो मांग करी गई थी, तो उसमें उनको क्या किया था, इंडिया और पाकिस्तान जो थे वो डिवाइड हो गए थे। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। अब देखो, जब ये डिवाइड हो गया, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इनकी मीटिंग हुई थी, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्टेड मेंबर्स आए थे। तो डिवीजन से पहले जो मेंबर आए थे, बात को समझिएगा कि जो डिवीजन से पहले बिफोर पार्टीशन, राइट, बिफोर पार्टीशन जो आए थे मेंबर्स, वो कितने थे? 389। अब यहाँ पे पार्टीशन हो गया है, ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया है। अब इसमें से जो मेंबर्स थे वो भी तो पाकिस्तान की उसमें चले गए, वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे, हमारे यहाँ तो रहेंगे नहीं। तो आफ्टर, उसके बाद बिफोर पार्टीशन जो थे वो 389 थे, और उसके बाद
आफ्टर पार्टीशन कितने रह गए थे मेंबर्स? 299। तो 299 की जो फिगर है, इन्होंने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ठीक है, इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अब क्या हो रहा था कि असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट कर लिया? भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया, सब कुछ हुआ, अब बनकर जब तैयार हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मतलब इसको कब अडॉप्ट किया? 26 नवंबर 1949 को। कब किया अडॉप्ट? 26 नवंबर। ये कुछ डेट्स ऐसी हैं जो आपके एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, और जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये डेट्स इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो ये क्या है? 26 नवंबर 1949 को हमारा जो था क्या तैयार हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, बन गया पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, और असेंबली ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। अब सबसे चीज बड़ी बात ये भी है कि आपको ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि 1946 में दिसंबर 1946 में हमारा क्या बनना शुरू हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था। बन के कब तैयार हुआ? ये भी याद रखिए, 26 नवंबर में। ठीक है, 26 नवंबर 1949। अब इन दोनों के बीच में कितना टाइम लगा, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं। अब मान लीजिए आप लोग के स्कूल एग्जाम्स जो हो रहे हैं उसमें एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था। तो आई थिंक 2 years एंड 11 month 18 days लगे थे। ठीक है, तो अब उसमें इतना टाइम लगा। अच्छा, नवंबर में अगर ये नवंबर में ये अगर अडॉप्ट हो गया था तो ये उसी समय लागू क्यों नहीं हुआ, एप्लीकेबल क्यों नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ उस समय? उसके पीछे भी ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था हमारा? 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं सब लोग। 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो लेकिन अब क्या था यहाँ पे, जब ये 20 गौर करने वाली बात जो है वो ये है कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा ये रेडी हो गया और इसको अडॉप्ट भी कर लिया गया, फिर इसको 2 month डिले क्यों किया गया? इसके पीछे की भी एक स्टोरी है। 2 month जो इसको डिले किया गया, इसको वो इस तरह से डिले किया गया। देखो क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, उस समय, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक जो कांग्रेस के सेशन होते रहते थे उसमें 1930 का जो सेशन हुआ था उसमें इन्होंने प्रोक्लेम कर दिया था कि भाई 26 जनवरी 1946 को इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, उसको जो है आजादी मिल जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 26 जनवरी 1946 को हमें आजादी नहीं मिली। हमें आजादी कब मिली? सॉरी 1946 कह रही हूँ, 26 जनवरी 1947 का उनका था कि 26 जनवरी 1947 में हम आजाद हो जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। हम इंडिपेंडेंट कब हुए? हम हुए 15 अगस्त 1947 में। अब इन्होंने एक्चुअली में क्या कर दिया था, प्रोक्लेम कर दिया था, या इन्होंने घोषणा कर दी थी कि 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में 26 जनवरी डेट को लेके कहीं ना कहीं इनके मन में ये था, सिग्निफिकेंस थी कि 26 जनवरी जो डेट है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है या काफी वैल्यू रखती है। तो जब 26 नवंबर को इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया तो अब इसमें ओनली 2 month की वो थी कि 2 month बाद ही 26 जनवरी थी। ठीक है, तो इन्होंने इसलिए 2 महीने उसको रोक दिया और उसको जो इम्प्लीमेंट किया गया वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये कहानी थी हमारी किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की और उसके इम्प्लीमेंट में आने की। अब क्या हो रहा है, 26 जनवरी को हम लोग कौन सा डे बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं, सबको पता है। ठीक है, रिपब्लिक माने क्या होता है? अभी आप लोग बोलोगे गणतंत्र, लोगों का शासन। ठीक है, हाँ ये भी होता है, बट रिपब्लिक क्या होता है कि जो वहां का कंट्री का हेड है, राइट, कंट्री का जो हेड है वो कौन होगा? इलेक्टेड पर्सन होगा, राइट। तो ये रिपब्लिक हो गया। अब क्या होता है यहाँ पे, अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ ना कुछ हैं। तो क्या है, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हालांकि कुछ, देखो कोई भी जब चीज आती है तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ विरोध होते रहते हैं, ठीक है, और कुछ ना कुछ उसके अच्छाइयां भी दिखती हैं हमें। तो हम क्या करते हैं, हम अच्छाइयों वालों को ज्यादा पकड़ते हैं, राइट। तो अब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करा गया। तो क्यों किया गया? क्योंकि इट्स
लेजिटिमेसी, इसकी क्या थी, वैल्यू बहुत ज्यादा थी। कैसे थी, क्यों, क्योंकि नेपाल का देखो, पहले भी हमने आपको, जो फर्स्ट चैप्टर हमारा नहीं है, राइट, हमारे उसमें नहीं था, बट फिर भी मैंने आपको अपने एक वीडियो में समझाया था कि उसमें क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने आपको अलग अलग जगह के बताए थे, क्योंकि पता है कि हमें भाई आगे हर तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा, उनका कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। तो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार लिखा गया, एक बार लिखा गया तो भैया लोगों ने बोला कि नहीं, इसमें ये चीजें हमारे फेवर में नहीं है, या ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उन लोगों को ज्यादा इससे सपोर्ट मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है। तो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार रीराइट किया गया, दोबारा दोबारा से लिखना पड़ा। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू है, बहुत ज्यादा है। उसको हर ग्रुप के लोगों ने, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो सोशल हो, हर तरह के ग्रुप ने इसको एक्सेप्ट किया। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। वैल्यू इन द सेंस कि इसमें कहीं पे कोई भी इतना दोबारा नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द पीपल ऑफ इंडिया? ऐसा तो नहीं है कि भाई सब हो गया, कहीं ना कहीं सब कुछ विरोधाभास होते रहते हैं। इसमें क्या हुआ था, देखो, जब हमने आपको बताया कि इस असेंबली में, ठीक है, कौन आ रहे थे, इलेक्टेड मेंबर्स आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे, जो लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्शन जो हमको स्टेट को मिल गए थे, मतलब इंडियंस को ब्रिटिशर्स ने दे दिए थे, वहां से अलग अलग लोग आ रहे थे, रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे अलग। अब वो अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, किसी भी कम्युनिटी के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग आ रहे थे। हालांकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तो थी नहीं, बट फिर भी अलग अलग डाइवर्सिटी ज्यादा हो रही थी, ठीक है, अलग अलग लोग आए। जब अलग अलग यहाँ पे लोग बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे हाँ भाई, ये चीज इस ग्रुप के लिए सही है, ये चीज इस ग्रुप के लिए सही है। तो ये सारे छोटे छोटे सब मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े ग्रुप को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे अलग अलग लोग आए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बनाने में अपना पूरा तरह से सपोर्ट किया कि हाँ भाई, इस तरह से, क्योंकि अगर ये अलग अलग नहीं आए होते तो शायद हम भी उस तरह के उसमें फंस जाते, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता कि लोगों की क्या डिमांड है या लोग क्या चाह रहे हैं। जब अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं तो वहां के लोगों की हमें सारी, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना लोगों को, जो लीडर आया है वो लीडर क्या कर रहा है, वहां के लोगों की बता रहा है, प्रॉब्लम बता रहा है कि वहां के लोगों को क्या चाहिए, उनकी क्या डिमांड है, क्या वो चाहते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या था, इस तरह से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो असेंबली द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के है। अब जो आता है लास्ट हमारा है प्रोसेस इट विच बाय मेड। इसका जो प्रोसेस था बनने में, ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इजी था, बहुत इजी नहीं था बनाना इसको भी। इसमें भी काफी, मतलब टाइम तो लगा, वो आपने देखा ही है, लेकिन बहुत सारे इसमें भी क्या हुए, लोगों ने कहा कि नहीं, ये चीज नहीं ठीक है, वो चीज नहीं ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि काफी दिन तक चला, 114 डेज तक। और उसके बाद यहाँ पे जो वो थे, क्या कहते हैं, इसमें 2000 अमेंडमेंट भी होते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है तो अब उसमें चेंज नहीं हो सकता है, उसमें चेंज हो सकते हैं, तभी ये अमेंडमेंट जैसा प्रोविजन भी है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि जहाँ पे हमें लगा कि जो चीजें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट किए, ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट किए या हमने रिजर्वेशन को एक्सेप्ट किया, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन था। वो रीजन यहाँ पे क्लियरिफाई किया गया कि हाँ भाई, हम इस वजह से इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बता रही हैं। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट चीज और ये है कि वो आप लोग देख लीजिएगा कि जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के ड्राफ्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन जब आता है तो उसका क्या होता है, ड्राफ्ट तैयार होता है। कोई भी चीज आती है तो उसका पहले ड्राफ्ट तैयार होता है, ठीक है। ड्राफ्ट इन द सेंस कि उसका एक खांचा तैयार कर लिया जाता है कि इसमें हमें ये चीजें मेंशन करनी है। तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी यहाँ पे बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे, चेयरमैन थे, सॉरी, वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसमें बहुत सारी कमेटीज बनी थी, ठीक है। अभी तो आपके सिलेबस में ये है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, उनको ये देखना पड़ेगा कौन कौन सी कमेटी थी और कौन सी कमेटी के कौन से चेयरमैन थे। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो हमारे चलकर आगे चलकर
इंडिया के भी प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। और उसी तरह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किसके थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और ये क्योंकि एक लॉयर थे तो इनको पता था कि हाँ भाई किस तरह से हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किस तरह की हमें चारों तरफ से रूपरेखा तैयार करनी, क्योंकि ये सब जगह गए भी थे, इनको सब कुछ पता भी था। तो इन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन की, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जनक किसे कहा जाता है, ये पूछा जाता है ना, तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके आगे का हमें देखना है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे इसकी जो भी प्रियम्बल आएगी या उसकी जो भी फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हम आगे देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।